गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। केएमएमपी ऑनलाइन क्लासों के अंदर आप सबका स्वागत है। क्लास 11th के अंदर अपने पास यूनिट फर्स्ट चल रहा था, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अपन लोग पढ़ रहे थे। इस यूनिट के लास्ट चरण के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस ऑफ आवागार्डो परिकल्पना के बारे में बात करेंगे। आपको इससे पहले आवागार्डो कंसेप्ट पढ़ाया था मैंने। आवागार्डो कंसेप्ट के अंदर दो कंसेप्ट साथ में लेके अपन चले थे, जिसके अंदर पहले आपको बर्जीलियस का कंसेप्ट बताया गया था। बर्जीलियस में सुधार करते हुए आवागार्डो का कंसेप्ट दिया गया था। थोड़ा रिमाइंड कर देता हूँ आपके, बर्जीलियस का कंसेप्ट क्या था? समान ताप दाब की परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है ना। बर्जीलियस के कंसेप्ट में किसकी बताई गई थी? आपके परमाणुओं की संख्या समान होती है, लेकिन आवागार्डो ने फिर उसमें सुधार किया था। आवागार्डो की क्या परिकल्पना रही कि समान ताप दाब की परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन में किसकी अणुओं की संख्या क्या रहती है? समान रहती है। किसकी संख्या? अणुओं की संख्या क्या रहती है? आपके समान रहती है। ठीक है ना। तो ये तो आवागार्डो का कंसेप्ट अपन ने पहले पढ़ लिया था। आज थोड़ा सा आपके इस आवागार्डो की जो परिकल्पना है, इसके अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं? अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई। इस परिकल्पना के कहाँ उपयोग हुए थे उसके बारे में अपन लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अपने पास जो अपना टॉपिक है वो है आवागार्डो की परिकल्पना के अनुप्रयोग। ठीक है भाई। आवागार्डो की परिकल्पना के अनुप्रयोग अपन लोग पढ़े। तो दो तीन अनुप्रयोग मैं आपको इसके बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले तो आपको बताऊं, इस परिकल्पना से क्या है? परमाणु और अणुओं को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया। इस परिकल्पना से किसे? परमाणु और अणुओं को क्या किया गया भी? आपके अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है भाई। तो ये पहला उपयोग हो जाता है। परमाणु और अणुओं की संख्या को क्या कर सकते हैं? वेल डिफाइन किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। दूसरी बात आपको बताऊं, इस परिकल्पना के उपयोग के अंदर क्या है? परमाणुकता के बारे में। किसके बारे में? आपके परमाणुकता के बारे में बताया गया। सबसे पहले तो परमाणुकता किस कहते हैं, किसे है? क्या परमाणुकता की परिभाषा होती है कि किसी भी गैस या अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, या गैस के एक अणु में उपस्थित उसके परमाणुओं की संख्या को, गैस के एक अणु में उपस्थित उसके परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। गैस के एक अणु में उपस्थित उसके परमाणुओं की संख्या को किस नाम से जानते हैं भाई? अपन लोग परमाणुकता कहते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये हाइड्रोजन अपन सब जानते हैं H2 है। अब आपको पूछ ले भाई इसकी परमाणुकता क्या है? तो हाइड्रोजन के एक अणु में कितने? 2 परमाणु होते हैं। तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई? आपके 2 हो गई। ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, इसमें परमाणुकता पूछ लेंगे तो क्या जवाब होगा? 2। Cl2 की परमाणुकता पूछ लेवे तो जवाब क्या होगा? 2। O3 ओजोन की परमाणुकता अगर पूछ लेवे तो अपना जवाब क्या होगा? 3 होगा। ठीक है ना। तो गैस के एक अणु में उपस्थित उसके परमाणुओं की जो संख्या है वो उसकी क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। तो पहला इंपॉर्टेंस इसका हो गया, परमाणु और अणुओं को परिभाषित किया जा सकता है। दूसरा, परमाणुकता के बारे में इसने बताया था। ठीक है। लेकिन इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है वो तीसरा इंपॉर्टेंट है, वो काफी बार आपके 11th के पेपर के अंदर पूछा गया है। ठीक है। तो उसको थोड़ा आपको ध्यान से समझना है। छोटी सी डेरिवेशन टाइप आपके है। तो आवागार्डो की परिकल्पना का जो तीसरा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? आवागार्डो की परिकल्पना किसी भी गैस के वाष्प घनत्व और क्या है? अणुभार में क्या बताती है? संबंध। यानी इस परिकल्पना से किसी भी गैस के अणुभार व किसमें? आपके वाष्प घनत्व के अंदर क्या बताती है? संबंध बताती है। ठीक है भाई। अणुभार और वाष्प घनत्व में संबंध आपकी परिकल्पना बताती है। तो क्या संबंध होता है? बड़ा ध्यान से समझें। देखिए, किसी भी गैस का जो अणुभार होता है वो क्या होता है? वाष्प घनत्व का क्या होता है? दुगुना होता है। ठीक है। यानी अणुभार बराबर क्या रहेगा? 2 इंटू क्या रहेगा? वाष्प घनत्व आपके रहता है। ठीक है भाई। अणुभार बराबर 2 इंटू वाष्प घनत्व। यानी
अणुभार जो होता है वो वाष्प घनत्व का क्या होता है, दुगुना आपके होता है। अणुभार जो है वो क्या होता है आपके, वाष्प घनत्व का क्या होता है, दुगुना होता है। अब देखिए इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ करने के लिए 5-7 स्टेप बता रहा हूं, बड़े ध्यान से आप लोग समझिए। सबसे पहले आज बात कर रहे हैं अपन, देखिए वाष्प घनत्व क्या है। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, वाष्प घनत्व। वेपर डिस्टेंसिटी VD से अपन इसको बताते हैं। तो देखिए वाष्प घनत्व जो होता है गैस या वाष्प का के निश्चित आयतन, ठीक है भाई, गैस के अणुओं का क्या है, निश्चित आयतन। किसी भी गैस या वाष्प के निश्चित आयतन का भार, वाष्प के निश्चित आयतन का भार बटा होता है आपके हाइड्रोजन के उतने ही आयतन का भार, बटा क्या आएगा आपके हाइड्रोजन के उतने ही आयतन का भार, हाइड्रोजन के उतने ही आयतन का भार, या यूं कह सकते हैं हाइड्रोजन के समान आयतन का भार, ठीक है भाई। वाष्प घनत्व गैस या वाष्प के निश्चित आयतन का भार या हाइड्रोजन के उतने ही आयतन का क्या हो जाएगा भाई, ये आपके भार होता है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपके वाष्प घनत्व बराबर, वाष्प घनत्व VD बराबर आपके बता रहा हूं गैस के N अणुओं का भार, गैस के क्या है आपके N अणुओं का भार बटा हाइड्रोजन के N अणुओं का भार, गैस या वाष्प के N अणुओं का भार बटा क्या हो जाएगा आपके हाइड्रोजन के N अणुओं का भार, ठीक है भाई। हाइड्रोजन के क्या हो जाएगा N अणुओं का भार, ठीक है। अब आपको बताऊं यदि N बराबर क्या हो, 1 हो, N बराबर क्या हो आपका 1 हो, तो अब इसी संख्या लिख सकते हैं अपन इसको, वाष्प घनत्व को। अब लिखा जा सकता है ये वाष्प घनत्व बराबर VD बराबर N का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया आपके, ठीक है। तो अब अपन इसको लिख सकते हैं गैस के एक अणु का भार, गैस के क्या जाएगा एक अणु का भार बटा क्या हो जाएगा आपके हाइड्रोजन के एक अणु का भार, हाइड्रोजन का भी N बराबर 1 मान लेंगे, तो क्या आ जाएगा हाइड्रोजन के एक अणु का भार। तो वाष्प घनत्व के लिए 3 बातें बता दी। सबसे पहले सुनिए, वाष्प घनत्व क्या है, गैस या वाष्प के निश्चित आयतन का भार बटा हाइड्रोजन के उतने ही आयतन का भार या हाइड्रोजन के समान आयतन का भार, ठीक है। फिर वाष्प घनत्व बराबर गैस के N अणुओं का भार बटा क्या हो जाएगा हाइड्रोजन के N अणुओं का क्या हो जाएगा आपके भार आपके हो जाता है। अब N बराबर क्या बताया गया आपको, 1 बताया गया, तो क्या हो जाएगा भाई वाष्प घनत्व बराबर गैस के एक अणु का भार बटा हाइड्रोजन के एक अणु का भार, ठीक है। तो ये 3 स्टेप ही हो गए। अब देखिए आगे अगला स्टेप अपना क्या बनेगा इसके अंदर, अगला स्टेप वाष्प घनत्व बराबर वाष्प घनत्व VD बराबर, ठीक है, गैस या वाष्प के एक अणु का भार, गैस या वाष्प के एक अणु का भार बटा, अब देखिए मैंने क्या कहा हाइड्रोजन के एक अणु, अब अपन सब जानते हैं हाइड्रोजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, 2, क्योंकि हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी होती है 2। अभी मैंने आपको परमाणुकता की परिभाषा बताई, गैस के एक अणु में उपस्थित उसके परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। तो अपन इसको लिख सकते हैं हाइड्रोजन के एक अणु का भार, या यूं लिखें आपके हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं का भार, कितने परमाणु का भार भाई आपके 2 परमाणु का भार,
हाइड्रोजन में उपस्थित कितने 2 परमाणु का क्या हो जाएगा भार हो जाएगा। अगला स्टेप जो इसमें रहेगा वो रहता है वाष्प घनत्व Vd बराबर, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, गैस या वाष्प के एक अणु का भार, गैस या वाष्प के एक अणु का भार, ठीक है भाई, बटा क्या हो जाएगा, अपन इसको यूं लिख सकते हैं, हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार, हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार इंटू 2, इंटू क्या है 2, 2 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा आपके, तो हाइड्रोजन के क्या है एक परमाणु का भार इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद में देखिए अगर अपन लोग इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये आपके वाष्प घनत्व इंटू क्या हो जाएगा 2, ठीक है भाई। पीछे क्या बचा, गैस या वाष्प के एक अणु का भार, गैस या वाष्प के एक अणु का भार बटा क्या हो जाएगा भाई आपके हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार, बटा क्या हो जाएगा हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार, ठीक है भाई, एक परमाणु का भार, तो एक का भाग देंगे तो क्या आएगा अभी आपके एक ही आएगा, यानी ये जो संबंध है ये किसके बराबर है, अणु भार के बराबर है। तो वाष्प घनत्व इंटू क्या है 2 बराबर क्या हो जाएगा भाई आपके अणु भार, क्या हो जाएगा अणु भार, यानी अणु भार जो है वो किसका आपके वाष्प घनत्व का क्या हो गया आपके दुगुना हो जाता है। अणु भार क्या है वाष्प घनत्व का क्या हो जाता है दुगुना। तो कई बार ये सवाल आपके 11th क्लास के पेपर के अंदर आपके आया हुआ है, 2 तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो क्या है गैस के अणु भार और वाष्प घनत्व में संबंध बताइए, सवाल पूछने का 2 तरीके होते हैं। पहला क्या है गैस के अणु भार और वाष्प घनत्व में संबंध बताइए, ठीक है। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है क्वेश्चन पूछने का कि गैस का सिद्ध कीजिए कि गैस का जो अणु भार है वो वाष्प घनत्व का क्या होता है दुगुना, सिद्ध कीजिए कि गैस का जो अणु भार है वो वाष्प घनत्व का क्या होता है आपके दुगुना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये आपको 5-7 स्टेप लिखने पड़ते हैं। पहला स्टेप क्या बताया था, पहले तो ये लिखना है अणु भार बराबर 2 इंटू वाष्प घनत्व। सेकंड स्टेप में वाष्प बराबर क्या बताया था, गैस या वाष्प के निश्चित आयतन का भार बटा हाइड्रोजन के समान आयतन का भार या उतने ही आयतन का भार। उसके बाद क्या बताया था, निश्चित आयतन में मान लीजिए क्या हो n अणु हो, क्या हो n अणु, तो क्या समीकरण बन जाएगा भाई वाष्प घनत्व बराबर गैस के n अणुओं का भार बटा हाइड्रोजन के n अणुओं का भार। फिर n बराबर क्या मान लिया अपन ने 1 मान लिया, तो n की जगह क्या लगा देंगे 1, तो क्या बन जाएगा वाष्प घनत्व बराबर आपके गैस या वाष्प के एक अणु का भार बटा क्या हो जाएगा आपके हाइड्रोजन के भी क्या हो जाएगा आपके एक अणु का भार। अब अपन सब जानते हैं हाइड्रोजन के एक अणु में कितने 2 परमाणु होते हैं, तो गैस या वाष्प के एक अणु का भार बटा हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं का भार, यानी 2 परमाणु क्या है एक अणु आपके होता है। फिर वाष्प घनत्व बराबर गैस या वाष्प के एक अणु का भार बटा हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार इंटू क्या है 2, इंटू क्या है 2 होता है, 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो वाष्प घनत्व इंटू क्या आ गया बेटे आपका 2 आ गया, ठीक है ना। तो वाष्प घनत्व इंटू 2 बराबर ये क्या है अणु भार के बराबर होता है। तो अपन कह सकते हैं किसी भी गैस का जो अणु भार है वो वाष्प घनत्व का क्या होता है दुगुना आपके होता है, ठीक है भाई। तो ये आवागार्डो की परिकल्पना के अंदर 3 आपकी इंपॉर्टेंस इसके बता दी गई, ठीक है। इस तरह से अपना जो ये आपका यूनिट 1 था बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लगभग कंप्लीट होता है। देखिए मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले आपको इस यूनिट के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का महत्व वगैरह बताया गया, फिर द्रव्य की प्रकृति वगैरह बात हुई थी। उसके बाद में अगर अपन बात करें इसके अंदर तो अगर आपको ध्यान हो रासायनिक सहयोग के नियम बताए गए, ठीक है ना। रासायनिक सहयोग के नियम के साथ साथ फिर एवागार्डो का कंसेप्ट हुआ था, परमाणु भार है, अणु भार वगैरह है।
फिर 2 नंबरिकल टाइप क्वेश्चन अगर ध्यान हो, एक तो प्रतिशत संगठन ज्ञात करना बताया था, ठीक है। प्रतिशत संगठन के साथ में फिर आपको मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र ज्ञात करना बताया था, ठीक है भाई। साथ ही साथ मूलानुपाती सूत्र अणु सूत्र के बाद में अपने पास आपको मैंने बताया था रस समीकरण विधि, 2 तरह से। एक तो बताई गई आपके रासायनिक अभिक्रियाओं की रस समीकरण विधि और एक थी आपके विलयन में आपके रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण विधि। फिर आपके उसमें देखो मोलरता, फॉर्मलता, नॉर्मलता वगैरह, मोल भिन्न वगैरह बताई जाती है। फॉर्मलता तो अपने नहीं है, आपको मेन मोलरता, नॉर्मलता और मोल भिन्न पढ़ाया गया और फिर एवोगाड्रो कंसेप्ट के उपयोग वगैरह आपको बताया गया। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है, ठीक है। इजी गोइंग आपके, आराम से आप इसको लिख सकते हैं, कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो अब आपका पहला चैप्टर यानी मेरे द्वारा ऑनलाइन क्लासों के अंदर 2 पार्ट्स आपके करवा दिए गए। 2 पार्ट के अंदर पहला भाग आपको IUPAC नामकरण पढ़ा दिया गया, ठीक है, और उसके बाद में आपकी क्या है, एक यूनिट करवा दिया। अब अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपके नया चैप्टर शुरू करूंगा, जिसमें हो सकता है आपके नए चैप्टर के अंदर हाइड्रोजन ले लूं या आपके ऑक्सीकरण अपचय, इन दोनों में से कोई एक चैप्टर आपके करवाया जाए, ठीक है भाई। तो जो बात आपको बताएगी बेटे, इसको अच्छी तरह से पढ़ें, नोट करें, ठीक है। धन्यवाद।